जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। इसके तहत गवर्नर तो ख़त्म हो गए, गवर्नर जनरल यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे आज ख़त्म हो जाएंगे और भारत के गवर्नर जनरल शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसके तहत आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक यानी कि बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद उससे पहले लॉर्ड एमहर्स्ट को पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जॉर्ज बारलो को देखा था, लॉर्ड मिंटो को देखा था, हेस्टिंग को देखा था, है ना। तो इन सबको हम लोगों ने पढ़ा था। और उससे पहले वेलेज़ली, तो इसके जो है वीडियोस 3-4 आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारे के सारे वीडियोस, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। पूरा फुल डिटेल्स में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो है। और आगामी कौन कौन सी परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं राजस्व लेखपाल का आने वाला, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल जो भी हो यूपी SSS से आने वाले हैं, है ना। यूपी SSS से सभी लोग जानते हैं ढेर सारी भर्तियां आ रही हैं। और ये तो बहुत पहले से आ रही हैं, लेकिन हाँ ये है 2021 तक इसका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुनाव वाला माहौल है। ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी को भी हम कटाक्ष कर रहे हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो देखिए एंड तक। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले पढ़ेंगे हम लोग लॉर्ड एमहर्स्ट, है ना। हम लोग पहले पढ़े थे लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 23 तक थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी पेन गिर गया, हाँ, लॉर्ड एमहर्स्ट को पढ़ेंगे जो 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। ये उनकी पिक्चर है लॉर्ड एमहर्स्ट की। अब इनके जो कुछ कार्य हैं, है ना, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनके समय में जो है आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और इनके समय में जो सबसे प्रसिद्ध घटना थी वो यही थी कि इनके समय जो है बर्मा का यानी बर्मा फर्स्ट युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, ये सब चीज़ें थी। तो आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था, और ये युद्ध जाके 1826 में समाप्त हो जाता है, ठीक है। 1826 में युद्ध खत्म हो जाता है। और इसमें जो था युद्ध का जो समाप्त होने का जो रीजन था वो संधि हो गई थी। संधि क्या हुआ था, और एक जगह है याद रखिएगा, यांडबू, ठीक है, यांडबू की संधि हो गई। तो यांडबू की संधि के तहत ही 1826 में आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद देखिए 1824 का बैरकपुर विद्रोह। अब सोच रहे हो ये तो फिर से 1824 फिर बैरकपुर विद्रोह। और विद्रोह आप सुने थे पहले भी, है ना, जो वेल्लोर का विद्रोह था। और वेल्लोर के विद्रोह में ही अभी हम लोग जो पढ़ने जाएंगे विलियम बेंटिंक उसने दबाया था, है ना। वेल्लोर का विद्रोह उसी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दबाया था, जिस समय सर जॉर्ज बारलो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, है ना, 1805 से 7 के बीच में। तो उसी जैसा ही कुछ माहौल है। लेकिन वहां पे आपने देखा, मैं पिछली वीडियोस की बात कर रहा हूँ, आप लोग अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो सर जॉर्ज बारलो के समय काल में क्या हुआ था कि वहाँ पे देखिए पहनावे पे, जैसे ना जो वहाँ आर्मी थी, फौजी थे या सैनिक थे, उनके पहनावे पे ये मामला आपत्तिजनक उठ गया था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में बता दिया था। तो बात वही है, और जैसे और हिंदू जो थे वो अपनी पगड़ी ना पहने, टोपा पहने, अंग्रेजी टोप हुआ करता था, टोपा, कपड़े
सब अलग अलग प्रकार के हों, यानी कि कुल मिला के धार्मिक मामला यहाँ पे उधेड़ दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम लोगों का दाढ़ी मूछें हटा दी जाएं, ये सब चीज़ें थी। तो जैसे कानों में बालियां वगैरह पहना करते थे उस समय भी लोग, है ना। तो बाल काट दिया जाए, चुटिया हुआ करती थी, तो ये सब मामला था। तो उसी समय बैटिंग ने दबाया था इसको। और इस समय जो 1824 का जो बैरकपुर का विद्रोह है, इसमें क्या होता है, सैन्य विद्रोह इसमें भी था। अब इसमें भी धार्मिक मामला है, ध्यान से समझिएगा इसको। बैरकपुर वही पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में अब हुआ ये कि अंग्रेज जो है इनको समंदर पार भेजना चाहते थे, है ना। ये जो है बर्मा भेजना चाह रहे थे, समंदर के से लांग के जाना होता था। तो और हिंदू धर्म में समंदर को लांघना धर्म को नाश करने के बराबर था। जो व्यक्ति समंदर को लांघ लिया या समंदर में गया, उसे धर्म से निकाल दिया जाता था, धर्म निकाला दे दिया जाता था, है ना। अपने जाति से धर्म से हटा दिया जाता था। तो धर्म भ्रष्ट होना या जाति भ्रष्ट होना, ये इसका बड़ा मतलब इशू रहा है। 1824 का जो बैरकपुर विद्रोह रहा था, सैन्य विद्रोह है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे सैन्य विद्रोह है, सैनिकों द्वारा ही विद्रोह किया गया था। और फिर जो है इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। बहुत सारे फौजी जितने थे, काफ़ी फौजियों को यहाँ गोलियों से मरवा दिया जाता है, ठीक है। और एक घटना इसके समय में हुई थी, जैसे बर्मा की जो संधि हुई थी, तो उसके अनुसार ऐसा था ना, जो बर्मा के नरेश थे, बर्मा के नरेश जो थे महाबंदुला, ठीक है। बर्मा के नरेश यानी राजा थे महाबंदुला। उसने फिर से वही बात है ना कि कंपनी का जो भी चीज़ें जैसे अकारान और तानासरिम जो भी प्रांत थे 2, ठीक है, वो दे दिए गए कंपनी को। उस समय की बात है, बर्मा की बात चल रही है। और साथ ही साथ मणिपुर को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि हाँ वो स्वतंत्र राज्य से बाहर है। और फिर अंग्रेजी अधिकारी यानी एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य था महाबंदुला के भी राज्य में, जो बर्मा के थे, ठीक है। तो ये संधि का निर्णय निकला था 1824 का बैरकपुर विद्रोह, समझ लिए, उसको दबा दिया जाता है। और एक था, ये प्रथम गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट के बराबर जाके बराबरी के मामले में जाके मिला, है ना। जैसे उसको जितना सम्मान मिलता है उतना ही किसी अंग्रेज गवर्नर जनरल को। और इस समय जो है मुगल सम्राट जो थे अकबर द्वितीय थे, ठीक है, अकबर सेकंड। तो अकबर द्वितीय इसमें क्या था, सम्राट था। तो ये ऐसा कुछ एमहस्ट में कुछ घटनाएं हुई थी जो आपको याद हो गई होंगी, या 1 से 2 बार आप इसको फिर कभी देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1826 में कंप्लीट हुआ था, 2 साल चला, 24 से 26, ये भी आप याद कर लेंगे। 24 में विद्रोह हो गया था, सैन्य विद्रोह, ये समंदर पार करने के मामले में है, ठीक है। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसके चक्कर में विद्रोह हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं मेरी नज़र में भी बहुत बेहतरीन आदमी, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। और लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में तो हम लोग पहले से बात कर रहे हैं बार बार। 1828 से 35 इसका कार्यकाल रहा है। जाके बेल्लोर का जो विद्रोह था, सैन्य विद्रोह, उसको भी समाप्त करता यही है ना। और ये जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और अंतिम है किसका, अंतिम है बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अंतिम है बंगाल का, ध्यान देंगे, जानते हैं आप लोग आमतौर पे विलियम बेटिंग। और अच्छा, इसके पहले हम बात करें कि इससे भी पहले वो कहाँ था जब वो विद्रोह दबाने जाता, तो 1803 में वो मद्रास में नियुक्त था, है ना, गवर्नर के रूप में। 1803 में फिर वहीं से जाता है बेल्लोर में जाके
विद्रोह को समाप्त करता है। फिर उसके बाद 1828 में ये भारत का पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बाद में भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, ठीक है। और 1803 साल में 1806 में जाके सैनिकों का विद्रोह समाप्त करता है। हाँ, इसके लिए जो है एक पॉइंट्स है, बैटिंग ह्यूग था। ह्यूग मतलब उदारवादी, ठीक है। और ह्यूग मतलब यहाँ पे मैं पढ़े दे रहा हूँ इसको, बैटिंग जो है ह्यूग था, उदारवादी। ये देखिए बैटिंग का फिगर है, पिक्चर, ठीक है। मैं पहले पेंटिंग कर दिया हूँ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तब भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए लॉर्ड विलियम बैटिंग है और आप जानते हैं बहुत सारे इसने कार्य किए, बहुत सारे कार्य। तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, हम लोग समझते हुए चलेंगे क्या क्या कार्य किया। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसको बड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसने बहुत सारे जैसे सामाजिक सुधार, अब देखेंगे आप 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग ही था जिसने कानून बनाया, सती प्रथा, ठगी प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी चीज़ें, विधवा विवाह, इन सब चीज़ों को इसने शुरू कराया था। तो देखिए सामाजिक सुधार के बारे में शुरुआत कर ही देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, जानते हैं दिसंबर 1829 में सती प्रथा का अंत होता है और राजा राम मोहन राय और राजा राम, ठीक है, फिर मोहन राय जो क्या थे, भारत के समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग के दोनों के प्रयासों से ही दिसंबर 1829 में ये भी कानून बनाकर, ठीक है, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। सती प्रथा, नरबली, विधवा विवाह, इन सभी चीज़ों को भारत से हटाया जाता है। तो इसलिए विलियम बैटिंग ने बहुत अच्छे कार्य किए थे और इसीलिए कहा जा रहा है ना कि ये उदारवादी था, बेहतरीन था कुल मिला के। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये तो दूसरा फैक्टर। उससे पहले मैं बता दूं कि 1829 में ही कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं हो गया था। 1829 में जब शुरू करता तो बंगाल में सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त करता है। उसके बाद जब पूरे देश में चीज़ें शुरू हुई, जब तक 1 साल और बीत गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसी के साथ साथ 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत कर देता है ना। ठगी प्रथा यानी ठगे न जाए लोग, तो ठगी प्रथा का भी अंत, सती प्रथा, ठगी प्रथा। और न्यायिक सुधार में भी बहुत सारे काम किए। तो सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब देखिए इसमें और क्या है, सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत, धारा 87 के तहत। अब देखिए धारा 87 से पहले मैं बात कर लूँ धार्मिक सेवाओं में भेदभाव का मामला जो था। अब देखिए जो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है चार्टर्ड एक्ट आता है, उसके तहत एक धारा 87 था। उसके तहत सरकारी काम में चाहे वो हिंदू हो या अंग्रेज हो या मुस्लिम हो, काले हो, कुल मिला के काले गोरे का भेद हुआ करता था। इसमें कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसने जन्म कहाँ लिया है, कैसा रंग रूप है उसका, काला है या गोरा है। इन सभी को भी इसने हटाने का प्रयास किया या हटाया, ठीक है। तो ये सब सराहनीय कार्य थे इसके। तो यानी कि कुल मिला के कौन कहाँ पैदा हुआ है इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ, वर्तमान में वो किस पद पे कार्य कर रहा है ये फर्क पड़ता है। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत धारा 87 के तहत क्या होता है, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत किया। तो ये भी आप कह सकते हैं। बाकी ये तो राजा राम मोहन राय वाला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं समाचार पत्रों के प्रति उसकी उदार नीति। उदार तो था ही। उदार नीति का मतलब ये ऐसा भी व्यक्ति था कि कुछ इसके कार्यों की वजह से पत्रकारिता में यानी कि पत्रकारों ने इसकी बुराइयां भी करी थी, लेकिन फिर भी इसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो ये मीडिया को स्वतंत्र रखना चाहता था और स्वतंत्र रखा भी, ठीक है। तो इसकी नीति जो है उदार थी समाचार पत्रों की तरफ। उससे पहले सब कमांड में रखा करते थे, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं न्यायिक सुधार। अब न्यायिक सुधार में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए मैं हेडिंग कर रखा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं बस ऐसे ही,
तो भाषिक वर्बल के रूप में हम लोग समझते हुए चलेंगे। अब देखिए न्यायिक सुधार में क्या करता है। अब देखिए न्यायिक सुधार में एक थे चार्ल्स मेटकाफ, बटरवर्थ और हाल्ट मैकेंजी। इन लोगों ने न्यायिक सुधार में विलियम बेंटिक की मदद करी थी। अब उसमें क्या होता है न्यायिक सुधार में, और ये चीज़ों को विस्तारित करता है ना, विवेचना करना, विस्तृत रूप से विवेचना करने का कार्य किया। प्रशासनिक नीतियाँ कैसी होंगी, है ना, ये सारे के सारे कार्य न्यायिक सुधार के अंतर्गत करता है। वो प्रयास शुरू कर देता है, तो न्यायिक सुधार भी उसने करी थी। क्वेश्चन ये बन के आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने किया था या किसने नहीं किया था, ये भी पूछ लेगा, है ना। न्यायिक सुधार, सामाजिक सुधार, वित्तीय सुधार, तो एक कोई अलग दे देगा। तो ये भी उसके कार्य थे। हाँ, सहयोगी कौन कौन से थे वो याद रखिए, मैं लिख दे रहा हूँ कि न्यायिक सुधार में उसके साथ कौन कौन से थे। तो देखिए एक तो थे चार्ल्स मेटकाफ, उसका दूसरा हम लोगों ने बात की थी बटरवर्थ बेली, ठीक है, बेली उनका पूरा नाम हो जाएगा। और तथा तीसरे जो व्यक्ति थे उन्हें हम कहते हैं हाल्ट मैकेंजी, है ना, हाल्ट मैकेंजी, ये तो बताया गया था ना। तो ये तीन लोग जो है न्यायिक सुधार में साथ देते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है। न्याय को सही तरीके से न्याय दिलाया जा सके उस पर ध्यान दिया था। उसके बाद वित्तीय सुधार, वित्तीय सुधार भी इसने करी थी। इसमें भी कुछ है नहीं, तो वित्तीय सुधार में देख लेते हैं। देखिए वित्तीय सुधार में क्या होता है, 1828 में उसने आदेश दिया कि भाई वित्तीय सुधार के लिए काम किए जाएं, यानी काम करना शुरू करता है। और इसके तहत जो है जो कलकत्ता के क्षेत्र थे उन्हें 50% की कटौती कर ली गई। मैं भू राजस्व की बात कर रहा हूँ, यानी कि टैक्स, और टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें देखिए रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड एक थे, उनके निरीक्षण में पश्चिमी जो भाग था, पश्चिमोत्तर वाले भाग पर और टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए उस पर भी उसने कार्य किया था, ठीक है। तो वित्तीय सुधार भी किया, भाई टैक्स ही लेंगे जमीन से तभी तो उनकी कमाई होगी, तो इस तरीके से। और हाँ ये चीज़ ध्यान देंगे, भत्तों में उसने जो भी भत्ते, वेतन के साथ जब भत्ता आते हैं भत्ते में उसने 50% की कटौती करी थी, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। 50% की कटौती किस में करेगा, भत्तों में। और जो बर्ड थे यानी कि मार्टिन बर्ड्स, उनको दे दिया कि भैया ऐसा है तुम टैक्स कलेक्टर हो, राजस्व, ठीक है, तो वित्तीय सुधार हो सकेगा। और साथ ही साथ जो है अफीम वगैरह जो था उसे भी कंटिन्यू कर दिया कि आप अफीम की खेती लगातार करिए, है ना, जिससे राजस्व भी अधिक मिल सकेगा। और अफीम वगैरह जो था मुंबई बंदरगाह से ही भेजा जाता था, तो ये सब काम हुए थे। तो कुल मिला के खेतीबाड़ी से संबंधित बगीचे, चाय, है ना, नहरों पर आदि का निर्माण किया, तो उससे क्या होता है जब खेती ज़्यादा होगी तो राजस्व ज़्यादा मिलेगा, तो ये वित्तीय सुधार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग कृषि सुधार भी कह सकते हैं, है ना, जिसमें लोहे का भी उत्पादन, कोयले का भी उत्पादन उसने चालू कराया था। चाय, कॉफ़ी की खेती, बगीचे, नहरें, ये सब वित्तीय सुधार के अंतर्गत आएगा। जो मुख्य कार्य है वो 25% भत्ते को काट लेना, ये ध्यान देंगे। उसका शिक्षा संबंधी सुधार, और शिक्षा संबंधी सुधार भी उसने काफ़ी कुछ किया था। देखिए 1835 में प्रस्ताव लाता है विलियम बेंटिक, और उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति करना होना चाहिए, ये कहता है स्टेटमेंट एक अंग्रेज अधिकारी। हालांकि सारे के सारे अंग्रेज क्या थे, चाहते थे भैया लूटो और अपने आप को बनाए रखो, ये सब चीज़ें थी, है ना, वापस भेजते भी रहते थे। तो ये कहता था कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी कुछ इसने फंड इकट्ठा करके शिक्षा में इन्वेस्ट करने का, सीधा इन्वेस्ट करने का कार्य किया।
तो और उसके बाद देखिए 1835 में बात करें तो 1835 में वो मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करता है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज, वो भी कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसने काम किया शिक्षा से संबंधित। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सार्वजनिक सुधार के कार्य। ये हेडिंग जो है ना वही क्वेश्चन है और प्लस ये डिटेल्स वाले हम लोग बात कर रहे हैं। सार्वजनिक सुधार में क्या होता है, जैसे सिंचाई योजना को समय समय पर चालू किया जा सके, मतलब कार्यान्वित हो सके, उस पर भी ध्यान दिया। ठीक है, नहरें खुदवाई गई, जीटी रोड आदि का मरम्मत कराना, ये भी सारे के सारे उसने काम किए थे। ठीक है, और इसी पे थोड़ा सा ध्यान आ गया, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो थोड़ा सा आप लोग लगभग सबको पता होना चाहिए, और नहीं तो आप कमेंट ज़रूर करिए। मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि मिडल हिस्ट्री में आप ध्यान देंगे और किसने जीटी रोड बनवाया था। ठीक है, और यदि अधिक बताएंगे तो आप ये भी बता दीजिएगा कब और कब, कहाँ से कहाँ तक। तो इसका जो कार्य था देखिए, सार्वजनिक सुधार के कार्य भी उसने किए थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और इसका लास्ट, उसके बाद मेटकाप वगैरह पढ़ेंगे। तो रियासतों के प्रति नीतियाँ। अब रियासतों के प्रति इसकी जो सीधी सी बात है, जो सीधी सी नीति थी, अहस्तक्षेप रहना। ठीक है, उससे पहले अंग्रेज अधिकारी काम करके भी चले गए थे। अहस्तक्षेप की नीति को ये अपनाता है। ठीक है, और लेकिन फिर भी कुछ रियासतों से उन्हें यह आरोप लगा कर कि भाई आप लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं ना, तो इसके तहत उनको हड़प भी लेता है। या देखिए 1831 में मैसूर। ठीक है, फिर 1800 में 31 की बात कर रहा हूँ, फिर 1834। ठीक है, 1834 में वो कुर्ग वाला जो क्षेत्र था और उसको अपने प्रदेश में मिला लेता है। ये 34 कौन सा था यार, हाँ कुर्ग। 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग। उसने ये कहा कि भाई आप सही से राज्य नहीं चला पा रहे हैं और आपके बस की बात नहीं है, पेंशन वगैरह ले लेना और दे दो, ऐसा ही कुछ था। और भी जैसे क्षेत्र थे, जैसे हैदराबाद, बूंदी हो गया, जोधपुर हो गया, राजस्थान वाला है ना, कोटा, इन सब पे भी और उसने ऐसा, भाई वो कहता था कि मैं अहस्तक्षेप की नीति का पालन करूंगा, तो उसने पालन किया, लेकिन कुछ जो है इनको लूट भी लिया। और बाकी क्षेत्र जैसे बूंदी, हैदराबाद, कोटा, भोपाल, इस पे हैदराबाद पे हम लोगों ने बात किया, तो इस पे हस्तक्षेप की नीति को कंटिन्यू बरकरार रखता है। और साथ ही साथ इसके काल में आगरा की एक प्रेसिडेंसी बनी नई। ठीक है, और जहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है। तो ये सब काम थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। लगभग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी जो फैक्चुअल हो सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उन पे हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।